हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट में जो आपकी शिक्षण से क्वेश्चन, सीटीपी से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे आपके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर आपका पूछे जाएगा एस्टेट में। एस्टेट जो बिहार में एग्जाम दे रहे होंगे, पात्रता परीक्षा, उसके बाद ये क्या शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछा जाएगा, समझेंगे। अगर आपकी समझ, पेडागॉजिकल समझ आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। आपको देखना है बच्चे के हित में जो बात हो रही हो। ठीक है, बच्चों को दंड ना दिया जा रहा हो, एक्टिविटी कराई जा रही हो, ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर आपने सीडीपी शिक्षण कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे आप हल करेंगे। कह रहा है एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे कोई अध्यापक है अपनी कक्षा में कोई नया विषय पहली बार पढ़ा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। पहले में कह रहा है समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। आप क्लास में जाओगे, पहले पाठ ही पढ़ाने लग जाओगे तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, केवल आप बस आके किताबी ज्ञान हमको बांट देते हैं। तो ये बात तो गलत है ना, ये बात बिल्कुल भी गलत है। एनसीएफ आपका नहीं कहता। बी ऑप्शन कह रहा है कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए। कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा केवल आप बताओगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी देखिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी की जांच करनी चाहिए। जांच करनी चाहिए पुरानी श्रेणी की, ये बात तो गलत है। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए, ये बात ठीक है। जब हम विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जान जाएंगे कि उसकी क्या समझ है, उसी के अकॉर्डिंग हम नए विषय को बताएंगे। तो ये बात आपकी ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक अध्यापक को, विद्यार्थियों के साथ टीचर का जो संबंध है वो अच्छा अगर करना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब आप आंसर भी कर लोगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आपकी समझ कह रहे हैं ना, समझ अच्छी होनी चाहिए। पेडागॉजी है क्या, शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। सेकंड कह रहा है उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। सी कह रहा है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। अच्छा संबंध अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ विकसित करना है तो आपको क्या करना है, इसमें से बताना है। बताइए, देखिए आपका आंसर सही होता है कि नहीं सही होता। केवल मित्रवत रहने से उनका संबंध अच्छा हो जाएगा, उससे बेहतर ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। कह रहा है कि उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है ना। आपकी सोच कुछ अलग है, हमारी कुछ अलग है, सब एक तरह से सोचने लग जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे एकदम से। सबकी अलग अलग चॉइसेस है ना, आपकी कुछ अलग है, किसी को क्या कुछ पसंद है, हर चीज़ में सबकी अलग अलग होती है। तो उन पर व्यक्तिगत ध्यान, इसी तरह से टीचिंग मेथड जो होता है वो कहा जाता है ना, अलग अलग होना चाहिए। अगर आप एक ही विधि से पढ़ाने लग जाओगे तो जो बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, जो कम समझता है, उसको कैसे समझ में आएगा। तो व्यक्तिगत अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो उनका संबंध अच्छा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थर्ड में कह रहा है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करने से अच्छा संबंध नहीं हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। केवल संप्रेषण होने से ये बात नहीं ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो बेहतर ऑप्शन होता है वही आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक के लिए कौन सा कार्य है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है विद्यार्थियों का संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, कक्षा प्रबंधन। अब देखिए आपको कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है। गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन देना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी ये पहले में कह रहा है कि विद्यार्थियों का संप्रेषण, ज्ञान का संचार ही केवल आप करोगे, कक्षा प्रबंधन। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर ठीक हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे पहले शिक्षक को अच्छी तरह जागरूक होना चाहिए। ठीक है, जब आप टीचिंग कर रहे हो तो सबसे पहले शिक्षक को जागरूक होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा में उपयोग की जाने वाली प्रेरक तकनीकें। बी में कह रहा है वह प्रतिक्रिया जिसकी वह कक्षा में तलाश कर रहा है।
बी बिल्कुल राइट आंसर है कि इसमें देखिए वह प्रतिक्रिया क्या होती है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स क्या उसके ऊपर क्रिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, आप पढ़ा रहे हो और विद्यार्थी जो है वो केवल बैठे हुए हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो क्वेश्चनिंग करेंगे, जो उनका डाउट होगा क्लियर करोगे ना, तो क्वेश्चनिंग करना। तो विद्यार्थी जहाँ क्वेश्चन करेंगे वो तो आपका राइट आंसर होता ही है। आपने अलग अलग टेट एग्जाम में भी पढ़ा होगा, ये बिहार का टेट है, यहाँ भी वही बात लागू होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी ही आपका राइट आंसर होगा। सी में कह रहा है कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री, वह कक्षा में क्या पढ़ाना चाहता है। बेहतर ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। अब बताइए संज्ञानात्मक स्तर, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, तो जो संज्ञानात्मक स्तर का वो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, ये आपको बताना है। संश्लेषण है, विश्लेषण है, समझ है, मूल्यांकन है। तो इसमें आप देख रहे होगे नॉलेज है, देखिए ज्ञान है, ठीक है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और क्या है, मूल्यांकन है। तो सबसे उच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। या आपने टीचिंग ट्रेनिंग जब आप ले रहे होगे, डिग्री या डिप्लोमा, आपने जो कुछ भी किया होगा उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो आप उसको भूलना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा जा रहा है कक्षा अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कक्षा अनुशासन की समस्या जो है उसको रोकने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हो, ये आपको बताना है। 4th ऑप्शन है, फर्स्ट में कहा जा रहा है छात्र के व्यवहार की कड़ी निगरानी, बात तो ये ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है नियम एवं प्रक्रिया स्थापित करना, ये बात नहीं ठीक है। एक प्रेरक वातावरण बनाना, अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं करना आपको अच्छे व्यवहार के लिए। फर्स्ट, छात्र के व्यवहार की अगर हम निगरानी करेंगे, कड़ी निगरानी इसमें कहा जा रहा है, लेकिन बेहतर ऑप्शन है आपका फर्स्ट, तो इसलिए फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से एक ही राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति का विकास करना, सिलेबस से संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थी को नोट्स निर्देशित करना, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हमें छात्रों को तैयार नहीं करना। थर्ड में कह रहा है विद्यार्थियों को नोट्स निर्देशित करना, केवल नोट्स आप दे दोगे उसके बाद आप क्या करोगे, आपको किस लिए रखा गया। बी में कह रहा है सिलेबस से संबंधित जानकारी देना, केवल सिलेबस से संबंधित जानकारी देना नहीं होता, जिसमें देखिए बच्चा कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी कुछ कराई जा रही हो, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति का विकास करना, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो नहीं है, ठीक है। शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सीखने की तत्परता, ये तो महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान देना, उसे नहीं रहेगा यहाँ पर, उस रहेगा, उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए सी में कह रहा है उनकी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पढ़ाई जाने वाले विषय के पूर्व तैयारी। आप बताइए इसमें से कौन सा शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो नहीं है। सीखने की तत्परता तो है, शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पढ़ाई जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी। देखिए ये जो काम है ये शिक्षक का नहीं है, सॉरी शिक्षार्थी का नहीं है, ये कि पढ़ाई जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी, ये काम किसका है, टीचर का है। ये काम कौन करता है, टीचर करता है ना, जो उसको पढ़ाना होता है उसकी पूर्व तैयारी करके आता है ना, तभी लेसन प्लानिंग, उसके बाद आपको पढ़ाता है, टीचिंग करता है। तो ये काम किसका है, शिक्षक का है। आपसे पूछा था शिक्षार्थी का, तो ये शिक्षार्थी का नहीं है। तो पूछा ही था क्वेश्चन में कौन सा लक्षण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा हूँ उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है का एक उदाहरण है। आपको ये बताना है निगमनात्मक विधि, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, पारंपरिक विधि, अंतःवैयक्तिक विधि, बुद्धि,
देखिए इसमें बुद्धि तो डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताना है आपको, देखिए उन विधियों को आपको बताना है जिनमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास, शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है। तो कौन सी विधि होगी? शिक्षार्थी केंद्रित होगी, इसमें आपको कुछ नहीं बताना था। देखिए आंसर बिल्कुल आपके सामने है। बालक के हित में जो ऑप्शन होता है वही आपका राइट आंसर होता है। ये एक क्या है, टेक्निक है, तरीका है क्वेश्चन को समझने का। अब देखिए 10 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है एक प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक का एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो समावेश को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित नहीं करना भाई, प्रोत्साहित करना है ना समावेश को। समावेशी शिक्षा आपकी होती है, तो ये बात तो गलत है आपकी। बी कहा जा रहा है पुनरावृत्ति दोहराव को जो है वो प्रोत्साहन करना है, उल्टा है। खोज को बढ़ावा देता है, यही आपकी प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था है। प्रगतिशील शिक्षक किसने बताया था? जॉन ड्यूवी ने ना। तो खोज को जो बढ़ावा देगा, ठीक है, प्रतिवर्धक है, ये बात गलत है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको आंसर बताना है। फोर्थ ऑप्शन है, पहला कह रहा है कि केवल संरचनात्मक आकलन है, केवल संकल्पनात्मक आकलन है, ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक आकलन है। भाई विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना है ना। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भाई, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सीखने को प्रभावित करता है? सीखने को कौन प्रभावित करता है यह आपको बताना है। लर्निंग क्या है आपकी, सीखना क्या है? आप जन्म से सीखते हो और जब तक मर नहीं जाते, वृद्धावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक आप कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हो ना। विकास, सीखना क्या है? ये छात्र की रुचि है, छात्र का मानसिक स्वास्थ्य किसको प्रभावित करता है ये आपको बताना है। देखिए मानसिक रुचि भी तो प्रभावित करती है। जब तक आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, सीडीपी में आपको एग्जाम देना है फिर भी लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे आप सीखोगे? जब तक इंटरेस्ट रहेगा जब तभी ना सीखोगे, तो ये भी आपका प्रभावित करेगा। छात्र का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित करता है। आपको अगर तेज बुखार है और आपको कह दिया जाए कि चलिए हम क्लास ले रहे हैं, आप पढ़े, देख तो किसी तरह आप लोग, आंखें तो खुली रहेंगी बस दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, तो ये प्रभावित करेगा ना आपकी लर्निंग को। ये बात भी है। शैक्षिक रणनीतियाँ बिल्कुल ये भी प्रभावित करेगी। आपका टेक्निक कैसे आप पढ़ा रहे हो वो भी प्रभावित करता है ना। छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये भी प्रभावित करता है। तो फोर्थ डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। चारों प्रभावित करते हैं सीखने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहा जा रहा है ज्ञान की अर्थपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपको बताना है। सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास और देखिए दोहरा स्मरण तो बिल्कुल गलत होता है। सजा ये तो बिल्कुल गलत है। उद्दीपन अनुक्रिया संघ ये भी गलत है। बचा कौन? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक अंतःक्रिया ये इसके बारे में कौन बात करता है? वाइगोत्स्की करते हैं। तो ये ज्ञान की अर्थपूर्ण निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक जो बच्चे सोशल इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे क्या समाज में ही तो ना, ऐसे थोड़ी ना आपको अकेला छोड़ दिया जाए कहीं, या घर में अकेले रहो तो बोर हो जाओगे। समाज में आके बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती है ना आप। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अभ्यास के द्वारा नहीं, पुरस्कार के द्वारा भी नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टोटल 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बस 6 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा अर्जन और विकास के लिए आपने इसके कौन बात किया इसके बारे में? नोम चॉम्स्की ने भी बताए हुए हैं आपके। बताइए भाषा अर्जन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है? जन्म पूर्ण अवधि ये तो होगी नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है ये भाषा अर्जन, क्योंकि आपके एलईडी भी यही कहते हैं ना। एलईडी कौन दिया आप बताइए? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बताइए कमेंट करके हमें बताइएगा। आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? शैक्षणिक मूल्यांकन तो एकेडमिक इवैल्यूएशन ये तो बिल्कुल गलत है। निरंतर मूल्यांकन,
पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन हर 6 महीने के बाद में मूल्यांकन। अच्छा, 6 महीने के बाद आप मूल्यांकन करोगे, उसके बाद मूल्यांकन नहीं करोगे, पहले मूल्यांकन नहीं करोगे, पढ़ाते चले जाओगे 6 महीने तक। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ये भी गलत है आपका, अंत में केवल मूल्यांकन करोगे। निरंतर मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये आपका राइट आंसर होगा। सही मूल्यांकन तभी होता है। कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो जैसे हमें आपको पढ़ा रहे हैं तो जो आपकी कन्फ्यूजन है, डाउट है, उसको भी क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको डाउट हो सकता है। क्लास में ही आपके डाउट को जब क्लियर कर लिया जाता है, वही आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, निरंतर होता है, लगातार मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब देखिए, केवल लगा है इसलिए तो पहला भी होगा नहीं। केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, केवल लगा है। केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? इसमें केवल केवल लगा हुआ था, इसलिए केवल जिस ऑप्शन में लगा होता है 90% वो क्वेश्चन जो होता है वो निगेटिव ही होता है, गलत ही होता है। ठीक है, अगर गलत पूछा गया है तो सही पूछा गया है तो सही वाला करेंगे, गलत को हम पहचान लेंगे। किसी किसी ऑप्शन में पूछ लेता है गलत, तो जिसमें केवल लगा होता है वो लगभग गलत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3 क्वेश्चन और आपके हैं। एक बच्चे में केंद्र से परिधि तक के विकास की दिशा को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा सीटेट में भी। केंद्र से परिधि तक के विकास को क्या कहा जाता है? आप बताइए। बच्चों का विकास अगर केंद्र से परिधि से हो, पहले आपका देखिए, पहले आप अपने हाथ पे, हाथ के बाद कितने, हाथ के बाद किस पे आएगा? उंगलियों पे आएगा। ठीक है, तो सेंटर टू पेरिफेरी आपने पढ़ा होगा। कौन सा विकास है? देखिए, ये सेफेलोकार्डल नहीं है, सर से पैर की ओर नहीं हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है केंद्र से परिधि, तो ये क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल है, समीप दूराभिमुख है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये दोनों तो आपके गलत ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? बताना है आपको, आंसर बताइए जल्दी से। विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? कोर्स रूपरेखा, पाठ्यक्रम, उत्पाद, पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 क्वेश्चन आप और हैं। संतुष्टि की भावना जिससे व्यवहार के क्रम के दोबारा घटित होने की संभावना बढ़ जाती है कहलाती है। संतुष्टि की भावना जिससे व्यवहार के क्रम के दोबारा घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। तत्परता का नियम, सन्निहितता का नियम, व्यायाम का नियम, प्रभाव का नियम। आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का नियम। उन्होंने क्या 3 नियम बताए हुए थे? पहला क्या था? पहला था आपका तत्परता का नियम। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था अभ्यास का नियम। ठीक है, तीसरा क्या था आपका? तीसरा था आपका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम बताए हुए थे। ठीक है, पहला आपका हमने बताया तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और एक था दूसरा आपका अभ्यास का नियम। अब देखिए, जो क्रम के दोबारा घटित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, तो किसमें बढ़ती है आपकी? क्या आपको बताना। तत्परता में क्या होता है? किसी के लिए आप तत्पर हो, क्लास देखने के लिए, ये मेरी क्लास देखने के लिए आप तत्पर हो, तो क्या करोगे आप? हम आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो आप अभ्यास करने के लिए तो आप अभ्यास करोगे। अभ्यास जब आप देखोगे क्वेश्चन आपके बहुत सारे सही हो रहे हैं, तो आप डेली क्लास लेने लग जाओगे ना। तो प्रभाव ये होगा आपका कि डेली क्लास आप लेने लग जाओगे, तो क्रम का जो है वो बार बार घटित होने की संभावना वो बढ़ जाएगी। तो किसमें बढ़ेगी? डी ऑप्शन में बढ़ेगी, प्रभाव का नियम। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सहयोगी अधिगम, सहयोगी भाषा है। सहयोगी भाषा अधिगम को इनमें से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित है, या भाषा उपलब्धि के लिए अप्रभावी है, या अंतःक्रियात्मक विधि का उपयोग नहीं करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बताएं, एकदम आसान है। ये भाषा उपलब्धि के लिए अप्रभावी है, ये तो गलत है। उपयोग नहीं करता कह रहा है अंतःक्रिया विधि का, ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। या शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बालक के हित में जो ऑप्शन बात होती है, बालक के हित में जिसमें कहा जाता है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, देखिए हमने 19 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिया, तो हमने आपको समझाया भी। अगर आपको समझाना नहीं रही हो, केवल पढ़ के आंसर करना हो, तो आप 20 मिनट के बजाय
आप 10 मिनट में ये आंसर कर लोगे। तो ये क्वेश्चन जब आप एस्टेट देने जाओगे तो जो आपका सपोज दैट अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है, मैथ नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट है तो केवल क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देने रहता है। लेकिन अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट रहने में क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कोई क्वेश्चन क्या होता है, फंस जाते हैं, वहाँ टाइम लगता है। तो इधर का टाइम आप बचा के वो टाइम कहाँ लगा सकते हो, मैथ में लगा सकते हो। तो ऐसे टाइम को बचाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप CDP का करिएगा और इसमें 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी ना क्या करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर बताएं, जो कुछ भी आपके डाउट हो वो लिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप बिना स्पेस दिए SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी वैकेंसीज़ होती हैं तो आपको सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ आपको हर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी टीचिंग की वैकेंसीज कहीं भी आती हैं तो आपको बताया जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप ये क्वेश्चन को लगाइएगा, बताइएगा ज़रूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।